ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज माफिया हस्बैंड एंड दिस स्टोरी इज बिगिन फ्रॉम chapter 1 to 10. And guys, don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience. मुंबई राठौर हवेली एक आलीशान कमरा था जिसे इस वक्त बड़ी खूबसूरती से सजाया गया था। कमरे में एक भी लाइट नहीं जल रही थी, लेकिन मोमबत्तियां से महक और जगमगाहट से महक रही थीं, जिससे ये कमरा सुकून का अनुभव करा रहा था। इस कमरे की खूबसूरती को कम करने के लिए एक 22 साल की लड़की बालकनी में खड़ी होकर एक टक अपनी आंसू भरी आंखों से एक टक चांद को निहार रही थी। उसके कानों में इस वक्त एक लड़के की दर्द भरी आवाज आ रही थी। अगर साथ ही छोड़ना था तो पिछले 7 सालों से साथ में क्यों थी। जैसे ही उसके कानों में यह आवाज आती है, वह अपने कानों को हाथों से बंद कर लेती है और रोते हुए वहीं जमीन पर बैठ जाती है। तभी उस आलीशान कमरे का दरवाजा जोर से खुलता है, लेकिन अपने दर्द में रो रही उसे लड़की को तो जैसे एहसास ही नहीं होता कि कोई कमरे में दाखिल हुआ है। जैसे ही वह लड़का कमरे में दाखिल होता है, उसके चेहरे पर अजीब सा गुस्सा नजर आ रहा है। वह लड़का अपने नजरों से कमरे के चारों ओर घूमता है और इधर उधर देखने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कमरे में किसी के होने का एहसास नहीं होता और वह अपने शेरवानी के बटन को खोलते हुए उसकी उतार देता है। इस वक्त वह उस धोती में शर्टलेस कहर ढा रहा है। 8 पैक्स ऐप के साथ ब्रॉड चेस्ट, कंधे पर एक मोरपंख का टैटू, साफे से बिखरे हुए उसके काले घने बाल जो इस वक्त उसके माथे को आधा ढक रहे हैं, तीखी नाक, गुलाबी होठ और सख्त सा चेहरा। इस वक्त वह किसी फिल्म में राजा के रोल में लग रहा है। कुछ देर तक होते ही उसने खुद को सामने लगे शीशे में देखा है। तभी उसके कानों में किसी के सिसकियां की आवाज आती है और उसकी आईब्रोज अचानक से सिकुड़ जाती हैं और उसके कदम बालकनी की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे ही वह बालकनी में आता है, उसे काली घनी रात में वह चमकता हुआ चांद अपनी पूरी रौनक बिखेर रहा है और उसे बिखरी हुई चांद की रोशनी में बालकनी की रेलिंग से सटकर अपने चेहरे को घुटनों में छुपाकर रो रही वह लड़का उसे एक टक गुस्से में देखने लग जाता है। तभी अचानक से उसकी आंखों के सामने एक लड़की का चेहरा आता है जो हॉस्पिटल के बेड पर एक जिंदा लाश की तरह सो रही है। जैसे ही उसे लड़के की आंखों के सामने उसे लड़की का चेहरा आता है, उसकी आंखों में बेशुमार गुस्सा नजर आने लग जाता है और वह अपने नीली गहरी आंखों को उस लड़की पर दौड़ा देता है। लड़की इन सबसे बेखबर अपने ही दर्दों को अपने सीने से बाहर निकाल रही है। तभी अचानक से कोई उसकी बाजू को पकड़ता है और उसे खड़ा कर देता है। अचानक हुए इस हमले से वह संभाल नहीं पाती और उसका पैर हल्का सा मुड़ जाता है, जिससे उसे लड़की की दर्द भरी आह निकल जाती है और वह अपने सामने गुस्से में खड़े लड़के को देखकर और भी ज्यादा घबरा जाती है और सीधी खड़े होने की कोशिश करने लग जाती है। लड़का उसके हाव भाव को देखकर अच्छे से समझ रहा था कि वह इस वक्त कितना घबरा रही थी। साथ ही साथ उसकी रोने की वजह से उसका सारा मेकअप खराब हो गया था, लेकिन उसे खराब मेकअप भी उसकी खूबसूरती कम नहीं कर पा रहा था। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। बहुत देर से रोने की वजह से उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थीं। गहरी हेजल आइस, लंबी लंबी पलकें जिस पर आंसू की बूंदें अभी भी अपना नूर बिखेर रही थीं। पतली नाक, गोरा सा चेहरा, रोने की वजह से उसकी वह पतली तीखी नाक टमाटर की तरह लाल हो गई थी। दिल के आकार के होठों के साथ, जैसे उन होठों को सबकी नजर से बचने के लिए उसके बिल्कुल नीचे एक काला तिल जो उसके पूरे चेहरे का नूर और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। लंबी गर्दन के साथ एक सांचे में ढला खूबसूरत बदन। उस लड़के की नजर उसके पूरे चेहरे की खूबसूरती को निहारते हुए उसकी गर्दन से होते हुए उसके सीने के उभार तक आती है, जहां इस वक्त उसके नाम का मंगलसूत्र लटक रहा था। धीरे धीरे उसकी नजरें उसे लड़की के शरीर को निहारते हुए उसकी पतली कमर तक आ जाती हैं। उस भारी से लहंगे में लिपटी उसकी पतली कमर जो इस वक्त दुपट्टे अस्त व्यस्त होने की वजह से काफी ज्यादा दिख रही थी। साथ में जैसे उसकी पतली कमर को किसी की नजर ना लगे, उसके लिए भगवान का दिया वह काला तिल जो किसी नजर के काले टिके का काम कर रहा था। अनायास ही उस लड़के का हाथ उसकी का पतली कमर पर आ जाता है और वह उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद के बिल्कुल करीब कर लेता है। लड़की पहले ही उस लड़के की गुस्से भरी नजरों से डरकर अपनी आंखें बंद करके खड़ी थी, लेकिन जैसे ही उसे उस लड़के के ठंडे हाथ अपनी गर्म कमर पर महसूस होते हैं, अचानक से उसकी नजरें पहले तो हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और फिर उस लड़के पर टिक जाती है।
जो इस वक्त अपनी आंखों में कुछ अलग ही जज्बात लिए उसकी कमर को एकटक देखे जा रहा था। लड़की उसको ऐसे देखकर हैरान रह जाती है और थोड़ा पीछे होने की कोशिश करती है। उस हलचल से वह लड़का होश में आता है, जैसे किसी जादू के वश से बाहर आया हो, और वह उसकी लड़की को खुद से दूर धक्का दे देता है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, यह मत सोचना कि तुम्हारी यह खूबसूरती मुझे अपनी तरफ खींच लगी। मैं तुम्हें यहाँ कोई महारानी बनाने के लिए नहीं लाया हूँ। तुम्हें उन सारे कर्मों की सजा मिलेगी जो तुम्हारे अपनों ने किए हैं। जैसे ही लड़की यह सुनती है, उसे फिर से अपनी अतीत के कड़वे पल याद आने लग जाते हैं, जिसे मुश्किल से 1 महीना भी नहीं हुआ। तभी वह लड़का उस लड़की को खींचते हुए कमरे के अंदर लेकर आता है और उसे शीशे के सामने खड़ा कर देता है। लड़की की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह अपनी नजरें उठाकर उस लड़के की तरफ देख भी सके। तभी वह लड़का उसका दुपट्टा खींचकर साइड में फेंक देता है और अपने हाथों को उसकी कमर पर घूमते हुए उसे पीछे से खुद के एकदम करीब कर लेता है। लड़की अपने लहंगे को कस के पकड़ते हुए अपनी आंखों और कस के बंद कर लेती है, जिससे उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू जाकर उस लड़के के हाथ पर गिरते हैं। जैसे ही लड़के को लड़की के आंसू महसूस होते हैं, उसके चेहरे पर एक जंग जीतने वाली मुस्कुराहट आ जाती है और वह उसके कानों को अपने होठों से छूते हुए उसके कानों में एक सनकी अंदाज में कहता है, वैसे कहना पड़ेगा, बहुत खूबसूरत हो तुम, कोई भी तुम्हारी खूबसूरती में मनमोहित हो जाए। इस वक्त लड़की को खुद से घृणा महसूस हो रही थी, लेकिन वह चाहकर भी उसे खुद से दूर नहीं कर सकती थी। तभी वह लड़का उस लड़की के कानों से होते हुए उसके गालों पर अपने होठों को घुमाता है। धीरे धीरे उसके होठों ने लड़की की गर्दन पर अपनी हरकत करना शुरू कर दिए थे। अचानक से उस लड़की के मुंह से एक आह निकल जाती है, क्योंकि वह लड़का अपने होठों के दबाव में उस लड़की की गर्दन पर बढ़ता ही जा रहा था। इस वक्त वह लड़का भूल गया था कि वह उससे नफरत करता है या उसने उसे किसी बदले के लिए शादी की थी। इस वक्त अगर लड़के को कुछ दिख रहा था तो वह थी उस लड़की की खूबसूरती। वही लड़के के हाथ लड़की की कमर से होते हुए उसके सीने तक आ चुके थे और वह लड़की की खूबसूरती में खोते हुए अपने हाथों की पकड़ भी उसके सीने पर और भी ज्यादा कस दी थी, जिससे उस लड़की को दर्द होना शुरू हो जाता है। जब उस लड़की से और ज्यादा ये सब बर्दाश्त नहीं होता तो वह उसे लड़के को हल्का सा धक्का देकर उससे दूर हो जाती है। जैसे ही लड़की का धक्का महसूस होता है तो वह गुस्से में तिलमिला जाता है, क्योंकि आज तक किसी ने उसे इस तरह धक्का नहीं दिया था। गुस्से में वह लड़की की तरफ बढ़ता है और लड़की डर के मारे दीवार से लग जाती है। लड़का अपने गुस्से भरी नजरें लड़की के ऊपर डालता है और अपना हाथ जोर से दीवार पर मारता है और वहां से गुस्से में वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वही लड़की डर के मारे घबराते हुए रोते रोते वही दीवार से लगकर बैठ जाती है और अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। बंद आंखों में इस वक्त सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा था। तभी अचानक उसके कानों में किसी के खिलखिलाने की आवाज आती है, जो शायद उसकी इस दर्द भरी राह में एकमात्र खुशी थी। सुबह का वक्त, राठौर हवेली, कमरे का दृश्य। वह लड़की जिस जगह बैठी थी उसी जगह आते हुए कब उसकी आंख लग गई थी उसे पता ही नहीं चला। सुबह उसकी आंख अपने नाम की पुकार सुन के खुली। इस वक्त कोई दरवाजे पर दस्तक देकर उसे बुला रहा था। आन्या बेटा, क्या आप अभी भी सो रही हैं? इस पर वह लड़की जिसका नाम आन्या था वह कसमसाते हुए अपनी आंखें खुलती हैं और दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ाती है। इस वक्त उसका दुपट्टा उसके शरीर से अलग था और उसके शरीर में कुछ गहरे लाल निशान साफ नजर आ रहे थे। इस वक्त उसे एहसास ही नहीं था कि वह अपने घर में नहीं ससुराल में थी। वह अपनी नीली आंखों को अपने हाथों से मसलते हुए दरवाजा खोलती है तो सामने अपनी दादी, सास और इकलौती ननंद को देखकर हैरान रह जाती हैं और फिर भागकर कमरे में जाती हैं तो उसे बेड पर अपना दुपट्टा दिखाई देता है। वह फटाफट उसे खुद पर डालते हुए सर पर दुपट्टा लेती है और फिर से आते हुए पहले दादी जी के पर छूती है और फिर मुस्कुरा कर माफी मांगते हुए कहती है, हमें माफ करिएगा। इतना बोलकर वह अपनी नजरें झुका लेती है। तभी दादी जी आगे बढ़ते हुए उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, बहू बनकर थोड़ी ना बेटी बना कर लाए हैं। कोई बात नहीं, आप जल्दी से तैयार हो जाए, उसके बाद आपको पूजा करनी है और फिर हम आपकी पहली रसोई की रस्म करेंगे। फिर आज शाम को मुंह दिखाई के साथ रिसेप्शन है तो आपके लिए एक डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट आ जाएगा। इतना बोलकर दादी जी अपने पास खड़े लड़की को इशारा करती है तो वह लड़की नौकरों के साथ सारे थाल को अंदर रख देती है।
तभी उस लड़की की नजर बेड पर जाती है जहां बेड पर उल्टा लेटा हुआ था उसकी आंखें अभी भी बंद थी, जिसे देखकर वह लड़की मुस्कुरा देती है और जल्दी से आन्या को तैयार होने के लिए कहकर बाहर चली जाती है। पहले आइए जानते हैं आन्या के बारे में। आन्या अरोड़ा एक 22 वर्षीय लड़की थी जो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, जिसकी शादी दुनिया के जाने माने अमीर खानदान राठौर में हुई थी, जिसकी जिंदगी उसकी शादी के बाद बदल गई। आन्या एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जो इस कॉलेज के चौथे साल में है। गुलाबी रंगत सा नूरानी चेहरे पर दिल के आकर के उसके खूबसूरत होठ उसके खूबसूरत होठों को नजर से बचाता, वो नजर के ठीके सा होठों के पास काला तिल, उस पर हरी गहरी आंखें, जिस पर उसकी घनी पलके, लंबे काले बाल जो उसकी कमर से नीचे तक आते थे। इस वक्त दुल्हन के जोड़े में आन्या कमल लग रही थी। आन्या तैयार होने का बोलकर दरवाजा बंद करती है, तभी उसकी नजर बेड की तरफ जाती है और उस शख्स को देखकर एक बार फिर उसे बीती रात याद आती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। खुद को संभालते हुए वह अपने लहंगे को संभालती है और अपने कदम बाथरूम की तरफ बढ़ा देती है। तभी अचानक से कोई उसकी कमर से पकड़ता है और अपने सीने से लगा लेता है। इस वक्त आन्या इतनी डर गई थी कि उसकी पकड़ अपने लहंगे पर कसती ही जा रही थी। तभी कोई उसके कानों में हल्के सरगोशी करते हुए कहता है, मेरे डार्क वर्ल्ड में तुम्हारी जिंदगी की पहली सुबह मुबारक हो वाइफी। इतना बोलकर वह उसके गालों पर किस कर देता है। जैसे ही आन्या ये सुनती है तो वह उससे दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वह शख्स उसे खुद के करीब करते हुए एक ऑब्सेसिव वॉइस में कहता है, दुनिया वालों के लिए तुम इस दुनिया के शायद सबसे खुशकिस्मत लड़की मानी जाओगे, लेकिन तुम्हारी असलियत में तुम्हें हमेशा याद दिलाऊंगा वाइफी। इतना बोलकर वह शख्स उसे धक्का दे देता है और ये लाइन सुनकर आन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये था अग्नि राठौर, राठौर खानदान का इकलौता वारिस। राठौर परिवार में कुल 4 ही लोग थे। हिमांशु राठौर अग्नि के पिता, जिनकी 2 संतान थी, अग्नि और गीतिका राठौर। साथ ही साथ कल्याणी देवी जो राठौर खानदान के मुखिया थी। राठौर खानदान इंडिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने बिजनेस के लिए जाना जाता था। आन्या अपनी आंखों में आए आंसुओं को समेटे हुए वॉशरूम में चली जाती है और खुद को एकटक देखने लग जाती है। उसकी सूजी हुई आंखों के साथ साथ उसकी आंखों में आंसू उसके नई जिंदगी या ये कहे उसकी नर्क जैसी जिंदगी साफ दर्शा रहे थे। वह अपनी आंखें बंद करती है और उसकी आंखों में एक लड़के का खिलखिलाना याद आता है। तभी एक लड़की उस लड़के के पीछे भागते हुए कहती है, अमन के बच्चे, आज तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। हिम्मत कैसे हुई आपको उस लड़की को गले लगाने की। इतना बोलकर एक लड़की एक लड़के के पीछे भागे जा रहे थे। तभी अचानक से वह अपनी आंखें खोलती है और उसकी आंखों से आंसू बहते हुए मुंह से कुछ शब्द निकलते हैं, हमें माफ कर देना अमन, अपने परिवार के खातिर हमने इतना बड़ा कदम उठाया। इतना बोलकर आन्या जोर जोर से रोने लग जाती है, लेकिन पानी चलने की वजह से उसकी सिसकियां उस वॉशरूम में ही दब जाती हैं। कुछ पल में आन्या नहाकर निकलती है और जैसे ही बाहर आती है तो उसके सामने उसका पति, जिसे वह ना के बराबर जानती थी, वह खड़ा होता है, जिसकी अपर बॉडी पर कुछ भी नहीं था और वह फोन पर किसी से बात करते हुए कह रहा है, सारी तैयारी करवा दो, मैं बस निकल ही रहा हूँ। तभी अग्नि की नजर आन्या पर जाती है जो वॉशरूम से ब्लाउज और पेटीकोट पहनकर ही बाहर आ गई थी। आन्या को देखकर एक पल के लिए तो अग्नि जम सा जाता है। इस वक्त वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी आन्या को होश आता है और वह अपने बालों में लगा टॉवल निकालकर खुद को कवर करते हुए साड़ी लेकर चेंजिंग रूम में भाग जाती हैं। कुछ वक्त में आन्या साड़ी पहनकर बाहर आती है। इस वक्त वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी दूध सी गोरी त्वचा इस वक्त पानी की वजह से लाल हो गई थी, साथ ही साथ उसके होठों के पर रंगत साफ नजर आ रही थी। तभी अग्नि की नजरें फिसलते हुए आन्या की गर्दन पर जाती है और वह मुस्कुरा कर उसकी तरफ बढ़ जाता है। आन्या सबसे बेखबर ड्रेसिंग टेबल पर पड़े उसके गहने के साथ चूड़ियां डालने में व्यस्त थी। तभी अग्नि आगे बढ़कर आन्या के कमर में हाथ डालता है और उसके अपने करीब करते हुए उसे देखने लग जाता है। तभी आन्या अपनी दरी सेमी आंखों से उसकी तरफ देखती है, लेकिन उसकी आंखों से आंखें मिलते ही वह अपनी नजरें फिर से झुका लेते हैं। उसके ऐसा करने से अग्नि के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। अग्नि आगे बढ़ते हुए आन्या के कान में एक ऑब्जेक्शन के साथ कहता है, ये जो गले पर निशान है, इसको अगर छुपाने की या किसी भी तरीके से गायब करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये तुम्हारे गले पर हमेशा नजर आने चाहिए ताकि सबको पता रहे कि तुम किसी की अमानत हो।
जैसे ही आन्या ये सुनती है वह हैरानी भरी नजरों से अग्नि को देखने लग जाती है, लेकिन अग्नि का इस पर कोई असर नहीं होता। वो तो झुककर उसके होठ पर अपने होठ रख देता है। सुबह का वक्त, राठौर हवेली, कमरे का दृश्य। जैसे ही आन्या ये सुनती है वह हैरानी भरी नजरों से अग्नि को देखने लग जाती है, लेकिन अग्नि का इस पर कोई असर नहीं होता। वो तो झुककर उसके होठ पर अपने होठ रख देता है और उससे किस करने लगता है। आन्या अग्नि के ऐसा करने से हैरान ये जाती है और उसे धक्का देने लगती है, लेकिन अग्नि उससे जरा सा भी दूर नहीं होता है। कुछ देर में जब अग्नि को महसूस होता है तो वो आन्या के होठों से अपने होठ हटाकर उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख देता है। आन्या बस डर के मारे शांत खड़ी थी। अग्नि आन्या की गर्दन पर किस किया जा रहा था। तभी अचानक से दरवाजे पर दस्तक होती है, लेकिन अग्नि आन्या से जरा सा भी दूर नहीं होता। इसके बदले वह आन्या को दीवार की तरफ हल्का सा धक्का देता हुए उसे दीवार से सट्टा देता है और उसकी गर्दन पर और तेजी से दबाव डालने लगता है, जिस वजह से आन्या की हल्की सी आह निकल जाती है। तभी आन्या की नजर दरवाजे पर जाती है, जहां कल्याणी जी खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। जैसे ही आन्या कल्याणी जी को देखती है वह अग्नि को हल्का सा धक्का देते हुए हल्की सी आवाज में कहती है, दरवाजे पर दादी जी खड़ी है। जैसे ही अग्नि यह सुनता है उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट आ जाती है और वह आन्या के कानों में एक ऑब्सेसिड वॉइस में कहता है, उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि उनका पोता उनकी पोता बहू से कितना प्यार करता है। जैसे ही आन्या ये सुनती है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। तभी अचानक से अग्नि उसके कानों पर काटते हुए अलग होता है। अब उसकी नजर आन्या के गर्दन पर जाती है और वह मुस्कुराकर उसके कानों में कहता है, याद रखना निशान को छुपाने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर अग्नि जैसे ही उससे दूर हटता है तो आन्या को होश आता है कि उसकी साड़ी का पल्लू अग्नि ने उससे अलग कर दिया था। तभी कल्याणी जी दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहती हैं, सुबह हो चुकी है बेटा, हमें लगता है आपको अब आपकी पत्नी को खानदान की बहू होने का भी फर्ज निभाना दीजिए। तभी अग्नि पीठ किए मुस्कुरा देता है और पीछे मुड़ते हुए कहता है, ले जाइए, मैंने कब मना किया है। इतना बोलकर अग्नि आन्या को एक आंख मारता है और वॉशरूम में चला जाता है। कल्याणी जी आन्या की हालत देखकर मुस्कुराती है और उसके तुरंत बाद उसे तैयार होने का बोलकर खुद नीचे चली जाती है। कल्याणी जी के जाते ही आन्या की आंखों में आंसू एक बार फिर आ जाते हैं और वह उन्हें साफ करते हुए शीशे में खुद के निशाने को देखती हैं, जो अब और भी ज्यादा उभर कर नजर आ रहे थे, जिन्हें देखकर आन्या अफसोस करते हुए गले में मंगलसूत्र के साथ एक सोने की चैन डालती हैं, जिसमें एक दिल के आकार का लॉकेट था। होठों पर लिपस्टिक, माथे पर मांग सजाकर वह बड़ी खूबसूरत थी सी एक बिंदी लगाती है और जैसे ही बाहर जाने को होती है तभी अग्नि वॉशरूम से बाहर आता है और एक पल के लिए आन्या को देखकर हैरान रह जाता है। एक टक बस उसे ही देखे जा रहा था। उसकी नजर आन्या की गर्दन पर जाती है तो वह मुस्कुरा देता है और फिर कपड़े पहनने के लिए चला जाता है। आन्या डरते डरते नीचे आ जाती हैं। राठौर मैंशन के हाल का दृश्य। इधर कल्याणी जी और गीतिका मिलकर पूजा की तैयारी कर रही थी। तभी उन्हें पायल की आवाज सुनाई देती है और वह दोनों ऊपर की तरफ देखते हैं तो आन्या नीचे ही आ रही थी। कल्याणी जी के साथ साथ गीतिका की भी नजर उसे पर अटक सी गई थी। वो लग ही इतनी खूबसूरत रही थी। आन्या नीचे आकर एक बार फिर कल्याणी जी के पैर छूती है। तभी उनकी नजर हिमांशु जी पर जाती है, जो हाल में बैठकर चाय पी रहे थे। आन्या उन्हें ही देख रही थी। तभी कल्याणी जी उससे कहती है, यह अग्नि के पिता हिमांशु राठौर है। जैसे ही आन्या ये सुनती है तो वह आगे बढ़कर हिमांशु जी के पैर छूती हैं। हिमांशु जी उसे देखकर एक पल के लिए तो हैरान रह जाती हैं, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए उसके सर पर अपना हाथ रख देते हैं। हिमांशु जी के ऐसा करने से वहां खड़ी ही गीतिका और ऊपर से आ रहा अग्नि भी हैरान रह जाता है और आन्या वापस कल्याणी जी की तरफ आती है, जो खुद हैरान होकर उसे ही देख रही थी। आन्या ये देखकर घबरा जाती है और अपनी नजरों को नीचे करते हुए कल्याणी जी से डरते हुए कहती हैं, हमसे गलती हो गई है तो सॉरी। आन्या की झुकी नजरों को देखकर गीतिका इस माहौल को नॉर्मल करने के लिए कहती हैं, अरे भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, चलिए हम सब पूजा करते हैं। इतना बोलकर उसकी नजर जैसे कि ऊपर जाती है तो अग्नि एक टक आन्या को ही देख रहा था, तो वह अग्नि को नीचे लाते हुए कहती है, चलिए भाई पूजा कर लेते हैं। इतना बोलकर वह अग्नि को अपने साथ मंदिर में लेकर आती हैं और आन्या पूजा शुरू करती हैं। जैसे ही आन्या
आरती गाती है। सब उसे हैरानी से देख रहे थे। आरती की आवाज सुनकर हिमांशु जी भी अपने कदमों को रोक नहीं पाते और वह भी मंदिर में आ जाते हैं। इस वक्त आन्या अपनी ही धुन में गाए जा रहे थे और हिमांशु जी को इस वक्त अपने सौंदर्य की याद आ रही थी, क्योंकि वह भी तो इसी तरह अपनी आवाज से इस पत्थर इमारत को घर बना देती थी और आज उनके जाने के बाद कोई तो आया जो इस पत्थर की इमारत को घर बना रहा है। हिमांशु जी को मंदिर में देखकर कल्याणी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वही गीतिका का दिल भी रो रहा था आज। जैसे ही आन्या पूजा खत्म करती हैं और सबको आरती देते हुए आरती की थाल मंदिर में रख देती हैं और उसके बाद कल्याणी जी गीतिका को कुछ इशारा करती हैं और वह आन्या को किचन में लेकर जाती हैं। आन्या गीतिका से पूछती है कि वह मीठे में क्या बनाए, तो गीतिका कुछ सोचते हुए कहती हैं आपको जो अच्छा लगे वह बना दीजिए। इतना बोलकर गीतिका वहां से चली जाती है और लगभग 45 मिनट में ही आन्या जो एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में शेफ थी वह अच्छे खाना बनाकर टेबल पर लगा भी देती हैं। घर में जैसे ही आन्या के हाथों की खुशबू फैलती है तो सब लोग खुद को डाइनिंग टेबल पर आने से रोक नहीं पाए। सुबह का वक्त, राठौर हवेली। लगभग 45 मिनट में ही आन्या जो एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में शेफ थी वह अच्छे खाने की डिश बनाकर टेबल पर लगा भी देती हैं। घर में जैसे ही आन्या के हाथों के खाने की खुशबू फैलती है तो सब लोग खुद को डाइनिंग टेबल पर आने से रोक नहीं पाए। आज पहली बार था, वो भी बीते गए 19 सालों में, जब हिमांशु जी डाइनिंग टेबल पर आए हो। तभी कल्याणी जी आते हुए कहती हैं आज खाना किसने बनाया है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। इतना बोलकर वह अपनी नजरें उठाकर अपने कुक की तरफ देखती हैं तो उनका कुक डेविड नामे सर हिलाते हुए आन्या की तरफ इशारा कर देता है और कल्याणी जी मुस्कुरा देती हैं। अब उन्हें महसूस हो रहा था कि उन्होंने आन्या को अपने घर की बहू बनकर कुछ भी गलत नहीं किया है और वह वैसे ही डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती हैं। कुछ देर में सबका खाना होता है और सब एक एक करके आन्या को नेक देते हैं। गीतिका आन्या को एक खूबसूरत सी रिंग गिफ्ट करती है जिसे देखकर आन्या मुस्कुरा देती है और उसके सर पर हाथ फेरती है। वहीं दादी जी उसे राठौर खानदान के खानदानी कंगन देती हैं और साथ ही साथ एक सोने के मांग की डिब्बी जिस पर हीरो से कारीगरी करी हुई थी। कल्याणी जी आन्या को समझाते हुए कहती है ये राठौर खानदान की बहुत पुरानी परंपरा है कि आपको आज से इसी डिब्बी से सिंदूर लगाना है, इसलिए इस पर माता रानी के साथ साथ महादेव का भी आशीर्वाद है। इस पर आन्या मुस्कुराकर कल्याणी जी के पैर छूती है। जैसे ही आन्या किचन की तरफ जाने वाली होती है तभी हॉल में हिमांशु जी की आवाज आती है क्या आप हमसे तोहफा नहीं लेंगे। जैसे ही आन्या ये सुनती है तो वह अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट सजाते हुए उनकी तरफ बढ़ते हुए अपना हाथ आगे कर देती हैं। आन्या का बड़ा हाथ देखकर हिमांशु जी उसके हाथों में एक नेकलेस का बॉक्स देते हैं और उन्हें देखकर मुस्कुरा देते हैं। हिमांशु जी की मुस्कुराहट देखकर आन्या मुस्कुराकर उनके पैर छूती हैं और उन सब गिफ्ट्स को गीतिका के हाथ में देकर खुद किचन की तरफ चली जाती है। अग्नि यह सब देखे जा रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पिता जिन्होंने पिछले 19 सालों से उनसे मतलब नहीं रखा, आज वह आन्या पर प्यार लुटा रहे थे। आन्या को अंदर जाता देखकर कल्याणी जी को कुछ अजीब सा लगता है तो वह गीतिका को इशारा करती है तो गीतिका भी उन्हें आन्या का सारे सामान देकर किचन की तरफ बढ़ जाती है। इधर आन्या किचन की स्लैब से लगाकर बैठकर रोए जा रही थी। गीतिका को अंदर जाता देख अग्नि उसे रुकने का इशारा करता है और खुद किचन की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। जैसे ही वह आन्या को देखता है तो एक पल के लिए हैरान रह जाता है, क्योंकि आन्या की सांसें उखड़ रही थी और वह जोर जोर से अपनी आवाज दबाते हुए रो रही थी। अग्नि उसे एकटक देखने लग जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे क्या कहे। तो अग्नि आन्या को अपनी गोद में उठा लेता है। ये देखकर आन्या हैरान रह जाती है और खुद की सांसों को संभालते हुए उसे धीरे से कहती है हमें नीचे उतारिए। आन्या की लड़खड़ाती आवाज सुनकर अग्नि उसकी तरफ देखने लग जाता है और वह किचन के पीछे के दरवाजे से उसे अपने कमरे में लेकर आता है और लाते ही बेड पर पटक देता है। अग्नि के ऐसा करने से आन्या हैरान रह जाती है। तभी अग्नि उसके ऊपर आते हुए उसकी आंखों में देखता है। इस वक्त आन्या भी उसकी नजरों में एकटक देखे जा रही थी। अग्नि एक गुस्से वाली आवाज में कहता है क्या जादू कर रही हो सब पर, और ऐसा करने से आपकी असलियत नहीं छिप जाएगी। जैसे ही आन्या ये सुनती है तो वह अग्नि को खुद से दूर करते हुए कहती है अगर हमरा जादू
कहीं आप पर काम कर गया तो जरा बच के रहिए, क्योंकि आप भी पीछे ही आए थे हमारे। इतना बोलकर आन्या उसको खुद से दूर करने लगती है। तभी अग्नि झुककर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। अन्य अपना चेहरा दूसरी तरफ करती है तो अग्नि उसके गालों को चूमते हुए एक ऑब्सेस्ड आवाज में कहता है, लगता है चिड़िया अपने पैर फैलाना सीख रही है। अग्नि के ऐसा कहने से आन्या घबरा जाती है और अपनी नजरों को झुकते हुए धीरे से कहती है, हमें माफ कर दीजिए। इतना बोलने के बाद ही आन्या की आंखों से आंसू आ जाते हैं और अग्नि आन्या के उस मासूम से छोटे चेहरे को गौर से देख रहा था। इस वक्त रोने की वजह से अन्य का गोरा चेहरा पूरा लाल हो गया था, जो उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहा था। धीरे धीरे अग्नि झुकता है और आन्या के उन लाल पड़ चुके गालों पर अपने होंठ रख देता है। अग्नि के किश करने से आन्या की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं और उसके गालों से 2 बूंद आंसू लुढ़क का तकिए में समा जाते हैं। आन्या खुद को संभालते हुए अपने मन में कहती है, यही आपकी किस्मत है और आप इससे नहीं बच सकती। ये जिल्लत, ये तकलीफ, ये दर्द आपको सहन करना ही होगा। कितना कुछ बदल गया था। हम इसे दर्द कहे या जिंदगी, दोनों एक जैसी ही तो लग रही थी। सुकून उस एक शख्स को जिंदा और महफूज देखना और मृत्यु उस एक शख्स की आंखों में खुद के लिए वह नफरत के भाव देखना, कितना कुछ बदल गया था। अब हम इसे दर्द कहे या जिंदगी, दोनों एक जैसी ही तो लग रही थी। इससे पहले अग्नि आन्या के होठों की तरफ बढ़ता, उससे पहले ही उसका फोन रिंग करता है और वह आन्या से दूर हटते हुए उसकी आंखों में एकटक देखते हुए कहता है, इस घर की अच्छी बहू बनने की कोशिश करो, क्योंकि पत्नी तो तुम कभी बन ही नहीं सकती। इतना बोलकर अग्नि बिना कुछ आगे बोले वहां से निकल जाता है। अग्नि के जाते ही आन्या अपने चेहरे को दोनों हाथों से रखते फिर से रोने लग जाती है और ऊपर देखते हुए कहती है, क्या गुनाह कर दिया था हमने जो ऐसी जिंदगी दी है। अगर कोई गलती हो भी गई थी तो ऐसी सजा तो नहीं देनी थी। इससे अच्छा तो आप हमें मौत की सजा ही सुना देते। इतना बोलकर फिर से आन्या रो पड़ती है। इधर नीचे आकर अग्नि ने बताया कि आन्या कमरे में है। इतना बोलकर वह कल्याणी जी से विदा लेता है और अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर कल्याणी जी और गीतिका आज रात की पार्टी के लिए तैयारी कर रही थी। रात का समय, राठौर हवेली का बड़ा सा गार्डन, जहां एक तरफ स्टेज लगाया हुआ था तो दूसरी तरफ खाने की सारी व्यवस्था थी और पूरा गार्डन फूलों से सजा हुआ था। धीरे धीरे करके मेहमान आने शुरू हो गए थे। इधर ऊपर कमरे में आन्या तैयार हो रही थी और गीतिका मेकअप आर्टिस्ट और स्टाइलिश को इंट्रोडक्शन देते हुए आन्या को तैयार करवा रही थी। तभी अग्नि कमरे में आता है। इस वक्त आन्या ने लहंगा पहना हुआ था और उस काले कलर के लहंगे में आन्या बहुत खूबसूरत लग रही थी। अग्नि की तो नजरें ही उस पर से हटाने का नाम नहीं ले रही थी। तभी मेकअप आर्टिस्ट आन्या के गले के मार्क्स देखकर मुस्कुरा देते हैं और जैसे ही उसे पर मेकअप लगाने को होते हैं तभी अग्नि अंदर आते हुए एक रौबदार आवाज में कहता है, यही तो निशान है जो सबके सामने ये बताएंगे कि यह सिर्फ हमारी है। आप इन्हें कवर करने के लिए रहने दीजिए और कुछ पल के लिए मुझे और मेरी बीवी को अकेला छोड़ दीजिए। इतना बोलकर वह सबको बाहर जाने का इशारा करता है। गीतिका मुस्कुरा कर सबको बाहर लेकर चली जाती हैं। सबके बाहर जाते ही अग्नि आन्या को कुछ इशारा करता है तो आन्या अपनी नजरों को झुकाए साइड में पड़ा दुपट्टा जैसे ही उठाने को होती है, अग्नि पहले ही उस दुपट्टा हटाकर उसे दरवाजा बंद करने के लिए कहता है तो आन्या अपनी झुकी नजरों के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। रात का समय, सबके बाहर जाते ही अग्नि आन्या को कुछ इशारा करता है तो आन्या अपनी नजरों को झुकाए साइड में पड़ा दुपट्टा जैसे ही उठाने को होती है, अग्नि पहले ही उस दुपट्टा हटाकर उसे दरवाजा बंद करने के लिए कहता है तो आन्या अपनी झुकी नजरों के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। आन्या ने दरवाजा तो बंद कर दिया था लेकिन इस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे। दरवाजा बंद करने के बाद आन्या किसी सिंसियर बच्चों की तरह आकर अग्नि के सामने खड़ी हो जाती है। आपने सामने आने को बोलकर अग्नि अपना हाथ उसकी कमर पर हल्के हल्के टच करते हुए कहते हैं, कहना पड़ेगा खूबसूरत तो बहुत है। इतना बोलकर अग्नि आन्या को अपनी तरफ खींच लेता है। आन्या सीधी जाकर अग्नि की बाहों में गिरती है। अग्नि आन्या का चेहरा ऊपर उठाते हुए उसे अपनी आंखों में देखने के लिए मजबूर करता है। आन्या डर के मारे अपनी नजरों को उठती है तो अग्नि की वह नीली गहरी आंखें उसे इस वक्त डरा रही थी। तभी अग्नि उसकी गालों पर किस करते हुए उसके कान में कहता है, मैं तुम्हारे आशिक को भी तो सॉरी, मैं पुराने लव शब्द को भी इनवाइट किया है। इस पार्टी में तुम्हारा आशिक आ रहा होगा। इतना बोलकर वह उसके गालों पर किस करते हुए उसके कानों की तरफ आ जाता है।
इस वक्त आन्या को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था, साथ ही साथ वह खुद की किस्मत को कोसे जा रही थी। धीरे धीरे अग्नि आन्या की गर्दन पर आता है और उसे किस करना शुरू कर देता है। अब अग्नि खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था, इसलिए वह आन्या को अपनी गोद में उठता है और बेड पर सुलाते हुए उसकी कमर पर किस करने लगता है। अग्नि के ऐसा करने से आन्या की पूरी बॉडी में एक कर्क दौड़ जाता है और आन्या कासकर बेडशीट को अपनी मुट्ठी में भर लेती है। इधर अग्नि जो किसी बात से गुस्सा था, वह अपना गुस्सा आन्या के पास आकर शांत करना चाह रहा था। कुछ देर आन्या की कमर पर किस करते हुए अग्नि अपने होंठ ऊपर की तरफ लेकर बढ़ता है और उसके सीने पर कर रखते हुए अपने एक हाथ को आन्या के गर्दन से लेकर सीने तक हाथ घुमाने लगता है। कभी अपना हाथ अग्नि उसकी कमर पर ले जाता तो कभी अपनी पकड़ उसके सीने पर मजबूत कर देता, जिससे आन्या की हल्के से आह निकल जाती, तो कभी अपना चेहरा उठाकर आन्या की गर्दन पर किस करना शुरू कर देता। आन्या अपनी आंखें बंद किया लेटी हुई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और कल्याणी जी की आवाज आती है, अग्नि बेटा, सारे मेहमान आ गए हैं और अभी तक आन्या तैयार भी नहीं हुई है, और अब तो आन्या की फैमिली भी आ गई है, जल्दी करो बेटा। इतना बोलकर कल्याणी जी कृतिका से कुछ कहती है और वहां से चली जाती है। इधर आन्या बड़ी हिम्मत करते हुए धीरे से कहती है, हम पार्टी के बाद वादा करते हैं कि ऐसे ही बेड पर आपके पास लेटे रहेंगे, प्लीज अभी छोड़ दीजिए, सब लोग आ गए हैं बाहर, दादी जी और सब हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अग्नि, जिसका गुस्सा आन्या के पास होने से शांत हो गया था, वह उसकी गर्दन, उसकी कमर, उसके सीने और उसके गालों पर किस करते हुए वॉशरूम की तरफ अपने कदम बढ़ाते देता है। अग्नि को जाता देख आन्या एक गहरी सांस लेती है और उठकर खुद की हालत को शीशे में देखती है। इस वक्त उसकी हालत जरा भी नहीं बिगड़ी थी, होठों के लिपस्टिक को छोड़कर वह बिल्कुल वैसी ही लग रही थी। इतना देखकर आन्या गहरी गहरी सांसें लेती है और दरवाजा खोलते हुए मुस्कुराकर गीतिका और सबको अंदर आने के लिए कहती हैं। सब अंदर आते हुए आन्या को छेड़ रहे थे कि अग्नि उसे कितना प्यार करता है। गीतिका की एक फ्रेंड जो हेयर स्टाइलिस्ट थी, वह गीतिका की तरफ देखकर हैरानी से कहती है, अग्नि सर ऐसे हो सकते हैं, हम सब ने तो कभी सोचा ही नहीं था वह कितना प्यार करते हैं अपनी वाइफ से। जैसे ही आन्या ये सुनती है, उसकी आंखें भर आती है। एक वही जानती थी वह ये सब कैसे झेल रही हैं। जैसे ही अग्नि वॉशरूम से बाहर निकलता है तो उसके कानों में भी उसे हेयर स्टाइलिश की बात जाती है और वह शीशे से आन्या के बदलते जज्बात और भाव को नोटिस करते हुए अपने मन में कहता है, इस मासूमियत से तुम सबको बेवकूफ बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं, ये याद रखना आन्या अरोड़ा। इतना बोलकर वह अपने कपड़े उठाता है और चेंजिंग रूम में चला जाता है। कुछ देर में आन्या रेडी हो जाती है और गीतिका उसे अग्नि का इंतजार करने के लिए कहती है और खुद बाहर आकर सब कुछ एक बार फिर चेक करने लग जाती है। इधर आन्या घबराते हुए बेड के एक कोने पर बैठी अग्नि का इंतजार कर रही थी। कुछ देर में अग्नि बाहर आता है। इस वक्त उसने ब्लैक कलर का टैक्सीडो पहन रखा था। तभी उसका फोन बजता है और वह अपनी शर्ट की कफ लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फोन पर बात करने की वजह से अग्नि वह कर नहीं पा रहा था, जिसे देखकर आन्या डरते हुए खड़ी होती है और अपना लहंगा संभालते हुए अग्नि के पास आती है और उसका हाथ जैसे ही पकड़ती है तो एक बार फिर अग्नि की नजरें उस पर चली जाती हैं। लेकिन आन्या वैसे ही अपनी पलकों को झुकाए अग्नि की शर्ट को ठीक करने में लगी हुई थी। वही अग्नि उसको एक टक देखे जा रहा था। तभी अग्नि एक हाथ ले जाकर आन्या की कमर पर रख देता है और उसे खुद के एकदम करीब कर लेता है। ये देखकर आन्या अपनी पलकों को उठाकर अग्नि की तरफ देखने लग जाता है तो अग्नि वैसे ही फोन पर बात कर रहा था। आन्या बड़ी मुश्किल से उसका शर्ट सही करती है और बेड से उसका टैक्सीडो का ब्लेजर उठाती है और उसे पहना देती है। अग्नि शीशे में खुद को देखता है और अपने बाल बनाते हुए हाथों में घड़ी पहनने लगता है, लेकिन एक हाथ फोन पर होने की वजह से उससे घड़ी भी ढंग से पहनी नहीं जा रही थी, जिस वजह से आन्या फिर उसे घड़ी पहनाती है और ड्रेसिंग की स्टूल पर खड़े होते हुए अग्नि के गले में उसकी सोने की चेन डालती है। अग्नि आन्या की यह हरकत देखकर हल्के से मुस्कुरा देता है, क्योंकि आन्या की हाइट अग्नि से छोटी थी और वह बस उसके सीने तक ही आती थी। आन्या उसके गले में चैन डालकर नीचे उतरने की कोशिश करती है तो अग्नि उसे फिर से संभालकर नीचे उतारता है। बाहर खड़ी कल्याणी जी ये देखे जा रही थी। उनके चेहरे पर इस वक्त मुस्कुराहट थी कि कोई तो है जो उनके पोते का ख्याल रख रहा है। रात का समय
बाहर खड़ी कल्याणी जी ये देखे जा रही थी। उनके चेहरे पर इस वक्त मुस्कुराहट थी कि कोई तो है जो उनके पोते का ख्याल रख रहा है। पीछे से आ रही अरोड़ा फैमिली भी अग्नि और आन्या को ऐसे देखकर बहुत खुश होती है। शुरू में अरोड़ा फैमिली को अपनी बहुत अजीब लगा, लेकिन कल्याणी जी के रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने अपने आन्या की शादी अग्नि से करवा दी। इधर कमरे में अग्नि संभाल कर आन्या को नीचे उतरता है और उसकी कमर में हाथ डालकर खुद के सीने से लगाकर फिर से फोन पर बात करने लगता है। इस वक्त आन्या बिल्कुल यह नहीं चाहती थी कि किसी भी तरीके से अग्नि को गुस्सा आए, जिसके चलते आन्या ने भी उससे दूर होने की कोशिश नहीं की। तभी बाहर से कल्याणी जी की आवाज आती है, आप दोनों को बाहर भी चलना है। जैसे ही आन्या ये सुनती है तो तुरंत अग्नि से दूर होने की कोशिश करती है और उससे दूर होकर वह साइड में खड़ी हो जाती है। अग्नि भी मुस्कुराकर अपनी दादी की तरफ देखते हुए कहता है, हम लोग बस नीचे ही आ रहे थे। ये सुनकर कल्याणी जी आन्या के परिवार को अंदर बुलाती है। आन्या अपनी मम्मी को देखकर इमोशनल हो जाती है। तभी उसकी बहन बुलबुल आगे आते हुए कहती है कि अब रोना मत शुरू कर देना वरना सारा मेकअप खराब हो जाएगा। जैसे ही बुलबुल ये कहती है सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। अग्नि भी आन्या के चेहरे के बदलते भाव को देख रहा था और अब उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इधर जैसे ही आन्या सरला जी को देखती है अचानक ही उसकी आंखों में बेहिसाब दर्द नजर आने लगा। सरला जी को अपनी बेटी की आंखों में एक अलग ही दर्द नजर आ रहा था। वह आगे बढ़ते हुए उसके गालों पर हाथ रखती हैं। तभी आन्या आंखों में आंसू लिए मुस्कुराते हुए उनके गले से लग जाती हैं और अपनी आंखें कास के बंद करती हैं, जैसे अपनी मां की मौजूदगी में उनसे वह सब छुपा सके जो वह इतने वक्त से अपने मन में दबा कर बैठी थी। कुछ ही वक्त में आन्या खुद को शांत करती हैं और कल्याणी जी अग्नि को आन्या को अपने साथ नीचे लाने के लिए कहकर सब लोग बाहर चले जाते हैं। आन्या बैठकर खुद को संभालती है और खड़े होते हुए अग्नि की तरफ अपना सर झुका देती है। अग्नि उसका हाथ पकड़ता है और बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। राठौर हवेली के गार्डन का दृश्य बड़ी खूबसूरती से गार्डन को सजाया गया था। एक तरफ स्टेज लगाया गया था, हर तरफ बड़ी खूबसूरती से फूलों का इस्तेमाल किया गया था। अचानक से पूरे गार्डन की लाइट बंद हो जाती है और जैसे ही अग्नि और आन्या स्टेज पर आकर बैठते हैं तो पूरे हॉल की लाइट अचानक से जल उठती है। सबकी नज़र स्टेज पर बैठे अग्नि और आन्या पर पड़ती है, जो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। जहां अग्नि के चेहरे पर आग के जैसे एक्सप्रेशन थे, वही आन्या के चेहरे पर मासूमियत और खूबसूरती नजर आ रही थी। तभी गीतिका स्टेज पर आती है और सब लोगों का ध्यान अपनी तरफ करते हुए कहती है, राठौर फैमिली आपका हार्दिक स्वागत करती हैं और हम हैं गीतिका राठौर। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम कभी अपने भाई की शादी भी देख सकते हैं, क्योंकि वह तो ऐसे थे हमेशा शादी से दूर दूर भागने वाले, लेकिन उन्होंने शादी की और आज हमारे पास में खूबसूरत भाभी है। इतना बोलकर गीतिका आन्या की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है और आन्या उसकी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए अपना सर झुका लेती हैं। गीतिका अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती हैं, जब भाई ने शादी के लिए हाँ कही थी तो हमें तो समझ में नहीं आया। पहले लगा कि वह सिर्फ दादी के कहने पर शादी के लिए हाँ कर रहे हैं, लेकिन फिर हम अपनी भाभी से मिले तब उन्हें देखकर हमें भी उनसे प्यार हो गया। तो भाई कौन सी बड़ी बात है। अग्नि एक टक बस गेट की तरफ देखे जा रहा था, उसके हिसाब से तो यहाँ कोई मौजूद ही नहीं था। तभी उसकी नज़र अपनी बगल में बैठी आन्या पर जाती है, जो अपना सर नीचे किए हुए बैठी थी। इस वक्त आन्या इतनी मासूम लग रही थी कि एक पल के लिए तो अग्नि की नजरें भी उसे पर रुक सी जाती हैं। अचानक से अग्नि के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाते हैं और वह स्टेज से खड़ा होते हुए नीचे उतरता है और गेट की तरफ बढ़ते हुए थोड़ी जोर से बोलता है, वेलकम मिस्टर शर्मा, आप हमारे कहने पर आए। पूरी राठौर फैमिली को बहुत अच्छा लगा। जैसे ही मिस्टर शर्मा ये सुनते हैं, वह भी एक छोटी सी मुस्कुराहट के साथ अग्नि से हाथ मिलाते हैं, लेकिन उन्हें अपने इकलौते बेटे अमन की आंखों में निराशा साफ नजर आ रही थी। कितनी मुश्किल से तो उन्होंने अमन को मनाया था यहाँ आने के लिए, वरना वही जानते थे कि अगर उन्होंने अग्नि की बात नहीं मानी तो अग्नि उन्हें 1 मिनट में बर्बाद कर देगा। इधर जैसे ही आन्या की नज़र सामने जाती है, अमन को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपना सर नीचे कर लेती है। इधर अमन की नज़र भी सीधा आन्या पर जाती है, जिसके गले पर निशान देखकर अमन की मुठिया काश जाती हैं और वह जैसे ही घूम कर जाने को होता है, तभी अग्नि उसे अपनी तरफ घूमते हुए कहता है, अरे
मिस्टर अमन शर्मा, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तो आए हैं, मैं आपको अपनी बीवी से मिलता हूँ, वह बैठी है मैसेज। आन्या अग्नि राठौड़ है। इतना बोलकर अग्नि आन्या की तरफ देखते हुए अमन के गले लगाता है और उसके कानों में हल्के से कहता है, एक मिस्ट्रेस की तरह। जैसे ही अग्नि आन्या को एक मिस्ट्रेस कहता है तो अमन की मुठियां कस जाती हैं। एक बार फिर अमन की नजर आन्या के गले पर नजर आ रहे हैं निशान पर जाती है जो अलग ही चमक रहे थे। आन्या भी जानती थी कि अगर उसने अग्नि की बात नहीं मानी तो अग्नि 1 मिनट में सब कुछ बर्बाद कर देगा, इसलिए वो शांत थी। उसके बाद अग्नि अमन का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ स्टेज की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। इधर शेफाली जैसे ही अमन और अग्नि को साथ जाता देखती हैं, कुछ गुस्से से और कुछ अफसोस से उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। वह समझ पा रही थी कि इस वक्त आन्या पर क्या बीत रही है, इसलिए वह तुरंत स्टेज की तरफ अपने लहंगे को संभालते हुए बढ़ जाती हैं। स्टेज पर आते हुए शेफाली आन्या को कसकर गले लगाती हैं, उसके कानों में हल्के सरकोशी करते हुए कहती हैं, हम जानते हैं ये सब आपके लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन आप यह अच्छी तरह जानती है कि आपको ऐसा दिखाना होगा कि आपको और अमन सिर्फ दोस्त हैं, अच्छे दोस्त। वरना अगर आंटी को जरा भी शक हुआ या फिर अग्नि को बुरा लगा तो वह क्या कर सकता है? हम जानते हैं ये सब आपके आसान नहीं होगा। हम जानते हैं कि आप अमन से कितनी मोहब्बत करती है, ये हमसे छुपा नहीं है, लेकिन इस वक्त आप अमन के साथ साथ घर वालों की जान भी सुरक्षित करनी है। किसी भी तरीके से अपनी आंखों में अमन के लिए कोई इमोशन मत लेकर आना। आन्या शेफाली की बात समझ रही थी, इसलिए वह तुरंत अपने आंखों से आंसू पोंछ लेते हैं और मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ हिलती हैं और शेफाली से बात करते हुए कहती हैं, हम 2 दिन में दादी जी उसने परमिशन लेंगे कॉलेज जाने की। शायद ये भी परमिशन दे दे, क्योंकि अमन तो हमारे कॉलेज से ग्रेजुएट हो चुका है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी शेफाली आन्या को बताते हुए कहती है, पूरे कॉलेज में गॉसिप करने का सबसे बड़ा टारगेट आप बन गई हो। हर कोई आपसे जल रहे हैं और आपकी किस्मत से भी कि आपको अग्नि जैसा पति मिला है, जो हैंडसम होने के साथ इतना ज्यादा आमिर भी है। जैसे ही आन्या ये सब सुनती है, उसकी आंखों में एक बार फिर आंसू आ जाते हैं और वह उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखती हुए कहती हैं, और इसके पीछे की सच्चाई क्या है ये सिर्फ आन्या जानती है। इस पर एक बार फिर शेफाली आन्या को गले से लगा लेती है और आन्या रोते हुए कहती है, ना जाने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी और वह कौन सा मनुष्य दिन था जब हमारी जिंदगी में कि यह राक्षस आया। हमने तो आज तक कभी किसी का बुरा नहीं सोचा और ना कभी किसी का बुरा किया। इस पर शेफाली उसकी पीठ सहलाते हुए कहती हैं, कभी कभी हमारी किस्मत हमें शायद सिर्फ दर्द ही देना चाहती है। तभी अचानक शेफाली वाले को कुछ याद आता है और वह आन्या को एकटक देखते हुए कहती हैं, अभी तक हमें ये समझ नहीं आ रहा कि इतने अमीर इंसान ने तुझे शादी की ही क्यों है। जरूर कोई ना कोई ऐसा कारण जरूर है जिसके बारे में हमें नहीं पता। उस कारण को ही पता लेंगे, जैसे ही वह कारण पता चलेगा तो उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ये सब सिर्फ और सिर्फ उस दिन की वजह से नहीं हुआ है। अगर उस दिन की वजह से ये सब होता तो अभी तक यह अमीर इंसान आपको भूल चुका होता। लेकिन बात कुछ और है जो अभी तक हमें नहीं पता। अब जाकर आन्या को भी यह समझ आता है कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो उसे नहीं पता, लेकिन उसकी जिंदगी में इतना बड़ा तूफान लेकर आया है। 2 बिल्कुल एक दूसरे से अलग शख्सियत के लोग जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, कहते हैं ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। लेकिन क्या हो अगर इस अट्रैक्शन से किसी एक की जिंदगी है तबाह हो जाए। प्यार, दर्द, सहानुभूति जैसे ही एक रिश्ता होगा नफरत का, और वह नफरत किसी एक की जिंदगी तो तबाह कर देगी और किसी एक की जिंदगी को बैराग। एक तरफ थी मासूमियत तो दूसरी तरफ थी आग। तो अब देखना यह है कि मासूमियत तबाह होती है या आग, या किसी की किस्मत में आएगा बैराग। जाने के लिए पढ़ते रहिए माय हार्टलेस माफिया। चलिए कहानी का अगला अध्याय शुरू करते हैं। अब तो हर हालत में आन्या को उस बात के बारे में पता लगाना था जिसने उसकी हंसती खेलती जिंदगी पर ग्रहण लगा दिया था। सब कुछ तो था उसकी जिंदगी में, एक परिवार, एक प्यार करने वाला हमसफर, और साथ ही साथ उस हमसफर के साथ उसका इतना अच्छा परिवार जो हमेशा आया आन्या को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करता था। उसे आज भी याद था कि कैसे सिलेक्शन होने पर उसके पास फीस के पैसे नहीं थे और सरला जी ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे अपना मैरिज हॉल भी गिरवी रखकर कोई पैसे नहीं दे रहा था। जब आन्या को ये बात पता चली तो उसने ही सरला जी को कसम देती थी कि वह किसी भी हालत में मैरिज हॉल को
गिरवी नहीं रखेगी तब मिस्टर शर्मा ही थे जो आगे जाकर आन्या की हेल्प की थी और उसके कॉलेज की फीस के साथ साथ उसके पढ़ाई का खर्चा भी उठाया था। आन्या उनके इस एहसान को कभी नहीं भूल सकती थी और फिर उसने फर्स्ट ईयर में ही रेस्टोरेंट में खाना बनाने का काम शुरू किया। धीरे धीरे करके उसके हाथों का हुनर एक 5 स्टार रेस्टोरेंट के मालिक के पास भी पहुंचा और उन्होंने आन्या को एक अच्छी सैलरी के साथ वहां का हेड कुक बना। हेड बनने के बाद आन्या ने अपनी छोटी बहन की सारी जिम्मेदारियां अपने सर पर ले ली और उसने बुलबुल को एक अच्छी स्कूल में डाल दिया था। आन्या के पिता बचपन में ही गुजर गए थे। जहां तक बात रही उसकी मां का, तो उसके मां ने उन दोनों को अकेले ही पाला था। आन्या ने कभी अपने पापा को देखा नहीं और ना ही कभी उनकी तस्वीर भी देखी होगी। आन्या ने शुरू से अपनी मां को स्ट्रगल करते हुए ही देखा था, इसलिए वह इंजीनियर बनकर कुछ अच्छा करना चाहती थी जिससे वह अपनी मां, छोटी बहन, अपनी दादी और अपने पूरे परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे सके। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी खुद की जिंदगी इतनी नरक बन जाएगी। आन्या खुद को संभाल ही रही थी कि तभी अमन स्टेज पर आता है। अग्नि एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ आन्या को देखता है, जो मुस्कुराते हुए उसकी तरफ घूमती हैं और उसके बाहों में अपना हाथ डालते हुए अमन की तरफ लाते हुए कहती हैं, आपने हमें बोला था ना कि आप हमारे दोनों दोस्त से मिलना चाहते हैं। तो ये दोनों अमन और शेफाली की तरफ इशारा करते हुए आन्या कहती है, हमारे बचपन के दोस्त हैं। इन दोनों के साथ हमने अपना पूरा बचपन बिताया है। अग्नि ये देखकर हैरान रह जाता है कि आन्या इतना नॉर्मल बिहेव कैसे कर रही है। तभी अग्नि आन्या की कमर में हाथ डालते हुए उसे खुद के करीब करते हुए कहता है, वाह मिस्टर अमन शर्मा, आपके बचपन के दोस्त थे बेबी। इस पर आन्या अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिला देती हैं। इस वक्त अग्नि आन्या की कमर को जोर से पकड़ते हुए खड़ा था, जिससे उसके कमर में दर्द हो रहा था, लेकिन वह दर्द अपने चेहरे पर आने नहीं देना चाहती थी, इसलिए चुपचाप मुस्कुराते हुए अग्नि के पास वैसे ही खड़ी रहती हैं। अमन आन्या के चेहरे पर उस झूठी मुस्कुराहट को देखकर दर्द में भी मुस्कुरा देता है। इतना तो वह भी आन्या को समझ सकता था कि उसने जो किया वह क्यों किया, क्योंकि मिस्टर शर्मा यानी उसके पापा ने उसे अग्नि के बारे में बताया था और वह भी कि कैसे अग्नि ने आन्या को मजबूर करके उससे शादी की है। लेकिन मिस्टर शर्मा को अभी तक शादी के पीछे छुपी कोई भी मकसद समझ नहीं आ रहा था। अग्नि जैसा इतना अमीर इंसान किसी भी लड़की से शादी कर सकता था, लेकिन उसने आन्या को ही क्यों चुना, ये अभी तक उन्हें समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक से आन्या की नज़र सरला जी पर जाती है, जो स्टेज से नीचे खड़े होकर आन्या को मुस्कुराते हुए देखे जा रही थी। उनके आंखों में जो सुकून था उसे देखकर आन्या का दिल न जाने कितने टुकड़ों में टूट गया, क्योंकि उसने जो कोशिश की थी सबको सामान्य दिखाने की वह सफल हो गया था। अगर उसकी माँ उसके इस झूठे चेहरे के पीछे छुपा हुआ सच नहीं समझ पाई, तो किसी और को तो वह कैसे भी करके बेवकूफ बना सकती है। इस वक्त सरला जी मुस्कुराते हुए आन्या को ही देखे जा रही थी। तभी आन्या की दादी सरला जी के पास आते हुए उनसे पूछती हैं कि वह क्यों ऐसे आन्या को देखे जा रहे हैं। तो सरला जी अपनी आंखों की नमी छुपाते हुए कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी का भाग्य इतना खूबसूरत होगा। आप देख रहे हैं ना सब इसे यहाँ कितना प्यार करते हैं। इस पर दादी जी सरला जी के सर पर हल्के से मारते हुए कहती हैं, तेरा तो काम ही यही है, खुशी में भी रोती हैं और गम में भी। इस पर सरला जी मुस्कुराते हुए कल्याणी जी की तरफ बढ़ जाते हैं। इधर कल्याणी जी कुछ खानदानी बिजनेस पार्टनर से बात कर रही थी। पूरी फंक्शन में हिमांशु जी मौजूद नहीं थे। उन्होंने आन्या को तो कहीं ना कहीं अपनाया था, लेकिन किसी और को अपनाना उन्होंने अभी नहीं किया था, इसलिए वह फैमिली फंक्शन से बाहर ही थे। तभी शेफाली अमन का हाथ पकड़ते हुए कहती है, चल ना डांस करते हैं, मजे आएंगे, आखिर अपने यार की शादी थी। इस पर अमन मुस्कुराते हुए शेफाली का हाथ पकड़ता है और उसे लेकर स्टेज की तरफ आ जाता है। अमन और आन्या की बात सुनकर और उन दोनों को इतना नॉर्मल बिहेवियर करते हुए देखकर अग्नि को अपना घमंड चूर होते हुए नजर आ रहा था, क्योंकि उसने तो सोचा था कि अमन को अपने सामने देखकर वह आन्या को तकलीफ देगा, लेकिन कहीं ना कहीं आन्या का इतना सामान्य बर्ताव करना अग्नि को खुद के ही प्लान पर शक करवा रहा था। तभी माइक पर अमन की आवाज आती है, हम लोग 3 दोस्त हैं और तीनों में से सबको लगता था कि यह शेफाली सबसे पहले शादी करेगी, क्योंकि इसका तो पहला मकसद ही शादी करना था। लेकिन मुझे और आन्या को हमेशा ऐसा लगता था कि जैसे पहले शादी मेरी होगी, क्योंकि सीनू को तो कभी शादी करनी ही नहीं थी। क्यों सीनू? इस पर आन्या
मुस्कुराते हुए अपना मुंह बनाते हुए कहती है, हमने ऐसा तो नहीं कहा था कि हमें शादी नहीं करनी, बल्कि हमने ऐसा कहा था कि जब तक कोई ऐसा नहीं मिल जाता जो हमारे साथ साथ हमारे परिवार वालों की भी उतनी ही इज्जत करे, तब तक हम शादी नहीं करेंगे। इस पर शेफाली मुंह बनाते हुए कहती है, रहने दो, सच्चाई हम सबको भी मालूम है कि आपने क्या कहा था और कब कहा था। इस पर अमन शेफाली का साथ देते हुए कहता है, शेफाली सही कह रही है सीनू, आपने कहा था कि आपको कभी शादी करनी ही नहीं है। इस पर आन्या का मुंह बन जाता है। अग्नि देख पा रहा था कि इस वक्त आन्या के चेहरे पर कितनी खुशी थी। उसे आन्या के चेहरे की खुशी देखकर उपचार होने लगी थी, क्योंकि आन्या की नजरें अमन के चेहरे पर थी और अमन आन्या को एकटक देखे जा रहा था। तभी शेफाली अग्नि के हाव भाव को समझते हुए बात को आगे बढ़ते हुए कहती है, तो डांस शुरू करते हैं। इतना बोलकर शेफाली लाइट्स ऑफ करने का इशारा करते हैं और सारी लाइट्स एक झटके से ऑफ हो जाती हैं और म्यूजिक शुरू होता है। मैडम जी देसी, फैशन विलायती, बोली में घोली, मीठी इलायची, हेलेन ही फॉरेन रेतुन नखरा, बातें बड़ी हैं ही फे, पिघला पिया पे एटीट्यूड वखरा, झूमे ऐसे न रोकी जाए। इधर शेफाली और अमन एक दूसरे के साथ मिलकर डांस कर रहे थे। अमन और शेफाली के स्टेप्स बहुत परफेक्ट है। ओह जडो नाचे बेबी सज धज लगदी है थाई, ओह जडो नाचे बेबी सज धज लगदी है थाई, ओह जडो नाचे बेबी सज धज लगदी है थाई। जैसे जैसे म्यूजिक चल रहा था वैसे वैसे गाना आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उनके डांस स्टेप्स भी बढ़ रहे थे। तभी अमन शेफाली को आगे कर देता है और वो डांस करता शुरू करती है। मांधो महारो छोकरो, नई सुंदर थारी छोरी, लागे सबनू हूँ जैसे, रब ने बना दी जोड़ी। मांधो महारो छोकरो, नई सुंदर थारी छोरी, लागे सबनू हूँ जैसे, रब ने बना दी जोड़ी। दूधो नहाओ, फूलो फलो तुम, लेग जैसी करना ग्लो तुम। दूधो नहाओ, फूलो फलो तुम, लेग जैसी करना ग्लो तुम। सबकी दुआ है ये नसीब रखना रे, जोड़ी सदा ये मुस्कुराए। मायके की फोटो एक करीब रखना, ऐसा न हो के भूली जाए। ओह जडो नाचे बेबी सज धज लगदी है थाई, ओह जडो नाचे बेबी सज धज लगदी है थाई। वही आन्या को यूं खुश देखकर अग्नि की आंखों में गुस्सा साफ नजर आने लग जाता है। वही जैसे ही डांस करते करते शेफाली की नजरें अग्नि पर जाती हैं तो वह आन्या को कुछ इशारा करती है, लेकिन आन्या तो अमन को देखने में इतनी खो गई थी कि उसे तो होश भी नहीं रहा कि वह अग्नि उसके पास ही खड़ा है। कुछ सोचते हुए अचानक से शेफाली गीतिका को कुछ इशारा करती है और गीतिका उसका इशारा समझते हुए तुरंत लाइट्स ऑफ कर देती है। लाइट्स ऑफ महसूस करते हुए अग्नि खींचकर आन्या को खुद के एकदम करीब कर लेता है और उसकी कमर को कस के पकड़ते हुए कहता है, बड़ी खुश नजर आ रही हो, लगता है अपने आशिक पर बड़ा प्यार आ रहा है। अब आन्या को अपनी गलती रियलाइज होती है कि इतने वक्त से वह अमन को कैसे देख रही थी। वह तो अमन को देखते देखते ये भी भूल गई थी कि उसका अपना पति उसके पास ही खड़ा है और अग्नि जिसका पूरा ध्यान आने पर ही था वही अग्नि आन्या को अमन को ऐसे देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। उसके दिमाग में अभी भी यही था कि उसे आन्या की जिंदगी को नर्क बनाना है। वही आन्या जो नहीं चाहती थी कि उसके परिवार वालों के सामने अग्नि कोई भी ऐसी हरकत करे जिससे उसके परिवार वालों को अग्नि और आन्या के रिश्ते के बारे में कुछ गलत पता चले। इसके लिए वह धीरे से कहती है, हम तो बस डांस देख रहे थे, शेफाली भी तो डांस कर रही थी, हमारी नजरें तो उन पर थी। वह अक्सर डांस नहीं करती है। जब कभी भी उनसे कहते थे कि वह हमें डांस करके दिखाए तो वह एक ही बात कहती थी कि आपकी शादी में करेंगे। इतना बोलकर आन्या अपनी नज़ारें झुका लेती हैं। अग्नि को आन्या का चेहरा सही तरह से नजर तो नहीं आ रहा था, लेकिन उसे इतना तो पता चल गया था आन्या झूठ बोल रही है। लेकिन वह भी इस वक्त अपने परिवार वालों के सामने, खासकर अपनी दादी के सामने, कोई हरकत और तमाशा नहीं जाता था। इसलिए आन्या के कानों में हल्के सरगोशी करते हुए कहता है, मैं तमाशा नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे पता नहीं कि तुम झूठ बोल रही हो। इतना बोलकर अग्नि आन्या को खुद से दूर धक्का दे देता है। लाइट ऑन होने से पहले आन्या खुद को संभालते हुए ठीक से खड़ी हो जाती हैं और अचानक से एक लाइट अग्नि और आन्या पर पड़ती है। तभी शेफाली स्टेज पर आते हुए एक गाना गाती हैं, एक दिन आप हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा ना था। इतना गाकर शेफाली मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचती हैं, हमने तो सोचा ही नहीं था कि आन्या को ये लौट
गवर्नर मिलेगा शैतान कहीं के, नर्क वालों ने भी इस हैवान को बाहर निकाल दिया होगा, इसलिए यहाँ आकर हमारी राजकुमारी सी दोस्त को परेशान कर रहा है। इतना बोलकर शेफाली हल्के से मुस्कुराती है और आन्या की तरफ देखते हुए अपनी आंखों में आंसू लिए कहती है, याद है जब पहली बार हमने ये गाना सुना था? तो इतना बोलकर शेफाली माइक को गीतिका के हाथ में दे देती है और खुद स्टेज से नीचे उतर जाती है, क्योंकि एक वही जानती थी कि उसके दिलो दिमाग में इस वक्त जज्बातों का बवंडर उमड़ रहा है। आन्या भी यह बात समझ रही थी। तभी गीतिका उसकी बात पूरा करते हुए कहती है, जैसा कि आप जानते हैं अब डांस शुरू हुआ है, तो कपल डांस के बिना कैसे पार्टी खत्म हो सकती है, और कपल डांस न्यूली वेडेड कपल्स के बिना कैसे शुरू हो सकता है, इसलिए हम अपने भैया और भाभी को डांस के लिए इनवाइट करना चाहते हैं। इतना बोलकर गीतिका के साथ पूरे हॉल में तालियां गूंजने लग जाती हैं। तभी अग्नि सबको दिखाने के लिए अग्नि का हाथ प्यार से पकड़ता है और उसे स्टेज से उतरते हुए डांस फ्लोर पर लेकर आता है। अग्नि का ऐसा बर्ताव आन्या को हैरान कर देता था, क्योंकि जब कभी भी आन्या उसके साथ अकेले में होगी तो वह किसी राक्षस की तरह ही नजर आता था। इधर डांस फ्लोर पर आते ही डीजे पर गाना प्ले करता है, तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है मुझे आदत, बना लो एक बुरी, कहना ये तुमसे है, तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है, सर पे है, कब से है। जिसकी धुन सुनकर अग्नि के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और वह बड़े प्यार से एक सेंशुअल तरीके से आन्या की कमर पर हाथ चलते हुए उसे खुद की एकदम करीब करता है। आन्या अग्नि के करीब आने की वजह से अपनी एक हाथ को अग्नि के कंधे पर रख देती हैं। जिस्म के समंदर में एक लहर जो ठहरी है, उसमें थोड़ी हरकत होने दो। तभी अग्नि एक बार फिर आन्या की कमर में हाथ घुमाते हुए उसे खुद के और करीब करता है, जिससे आन्या के दोनों हाथ अग्नि के सीने पर आ जाते हैं। हो शायरी सुनती इन दो नशीली आंखों को, मुझको पास आके पढ़ने दो, इश्क की ख्वाहिशों में भिलूं बारिशों में आओ ना। इस वक्त अमन के नजरें अग्नि के उसे हाथ पर थी जो आन्या के कमर पर था। ये देखकर अमन की आंखों में जैसे अंगारे बरसाने लगते हैं। तुम्हें पाकर ना खोने का जुनून सर पे है, कब से है, मुझे नजरों में रख लो तुम कहीं, कहना ये तुमसे है, तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है, सर पे है, कब से है। इधर जैसे जैसे ही गाने की लाइन आगे चल रही थी, वैसे वैसे अग्नि की पकड़ आन्या पर और भी ज्यादा मजबूत हो रहे थे। वहीं अग्नि की पकड़ को देखकर जहां अमन की आंखों में गुस्सा था, वहीं अमन की आंखों में गुस्सा देख कर अग्नि के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। हम रोकना नहीं मुझको, जिद पे आ गई हूँ मैं, इस कदर दीवानापन चढ़ा, देखो ना यहाँ आके मेरा हाल कैसा है, टूट के अभी तक ना जुड़ा, अब संभलना नहीं है, जो भी है वो सही है, आओ ना। धीरे धीरे करके अग्नि आन्या को गोल घूमता है और फिर से उसकी कमर में हाथ डालते हुए अपना हाथ उसके पेट तक लेकर आता है और उसे खुद के सीने से लगाते हुए पीछे से उसकी गर्दन पर अपनी नाक रगड़ते हुए उसे खुद के और भी करीब कर लेता है। इधर गाने की लाइन और अग्नि के मूव्स इतनी हॉट थे कि सबका ध्यान सिर्फ अग्नि और आन्या पर ही था। धीरे धीरे अग्नि के हाथों की पकड़ जैसे जैसे आन्या पर मजबूत होती जा रही थी, वैसे वैसे आन्या की सांस भी भारी होती जा रही थी। यह तो अग्नि का इतना पास और ऊपर से बार बार अग्नि का उसे इस तरह छूना आन्या को बेचैन कर रहा था। तुम्हें खुद से मिलाने का जुनून सर पे है, कब से है, मुझे रहने दे अपने पास ही, कहना ये तुमसे है, तुम्हें अपना बनाने का जुनून सर पे है, कब से है, सर पे है, कब से है। जैसे जैसे गाने की लाइन चेंज होती, वैसे वैसे अग्नि के हॉट डांस मूव्स भी चेंज होते हैं। इस वक्त हॉल में सब लोग ये देखकर हैरान थे कि अग्नि इतना अच्छा डांस भी करता है। जहां अग्नि के आसपास कोई लड़की भी मौजूद नहीं हो सकती है, वहां आज अग्नि इतना अलग रूप रहा था। जैसे ही गाना खत्म होने को आया, अग्नि ने आन्या को अपनी गोद में उठा लिया। इस वक्त आन्या और अग्नि एक दूसरे की आंखों में एक टक देखे जा रहे थे। आन्या की आंखों में कुछ तो ऐसा था कि अग्नि उसकी आंखों में जैसे खो सा गया था। हमेशा ऐसा ही तो होता था, जब कभी भी अग्नि आन्या की आंखों में देखता वह कहीं खो सा जाता था, लेकिन जैसे ही उसे होश आता तो वह इस बात का गुस्सा भी आन्या पर ही निकलता था। तालिया की आवाज से अग्नि और आन्या एक दूसरे के सम्मोहित से बाहर आते हैं और इस वक्त अग्नि को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों वह आन्या की आंखों में देखकर हर बार इतना बेचैन हो जाता है, लेकिन इसका जवाब तो अग्नि के पास भी नहीं था कि क्यों हर बार आन्या की आंखों में देखकर उसे इतनी मासूमियत दिखाई देते।
है कि वह ये भी भूल जाता है कि आखिर उसका मकसद क्या है। यूं ही रिसेप्शन पार्टी खत्म होती है। अग्नि इस वक्त दूर खड़ा अपने कुछ खास मेहमानों से मिलकर उन्हें अलविदा कह रहा था। वही सरला जी आन्या को सब कुछ समझ रही थी। तभी गायत्री जी आगे आते हुए कहती हैं, आप नहीं जानती लेकिन आन्या बहुत समझदार हैं। उन्हें पता होता है कि क्या करना है और क्या नहीं। इस पर सरला जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, ये तो बहुत समझदार है लेकिन फिर भी डर लगा रहता है कहीं कुछ गलती ना कर दें। इस पर गीतिका आगे आते हुए कहती है, कैसी बात कर रही हैं आप, अगर भाभी से गलती हो भी गई तो क्या फर्क पड़ता है, वह भी तो छोटी है, अभी इतनी तो उम्र भी नहीं है और वैसे भी अभी तो उनकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है। इस पर सरला जी मुस्कुरा देती हैं। इस वक्त उन्हें अपनी बेटी की किस्मत पर बहुत नाज हो रहा था कि उसे इतना अच्छा परिवार मिला है। तभी गायत्री जी उनसे कहते हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत करें, यह इन्हीं का घर है, जैसे चाहे वैसे रह सकती हैं। हमने वादा किया था कि इनको अपनी पोती की तरह रखेंगे, तो फिर हम अपना वादा पूरा करेंगे। अब आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आन्या की। इस पर आन्या की दादी आगे आते हुए उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, सीनू आपको हमने बड़े होते हुए देखा है और हम जानते हैं कि गलती जैसी चीज आप कभी नहीं कर सकती। इस पर आन्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वह जानती थी कि दादी क्या कहना चाहती हैं। तभी बुलबुल आगे आते हुए उसके गले से लग जाती है। बुलबुल की आंखों में आंसू देखकर आन्या समझ जाती है कि बुलबुल को अब अरोड़ा सदन काटने को दौड़ रहा है। एक वही तो थी जिसकी वजह से बुलबुल हमेशा शैतानियां कर पाती थी। आन्या के चेहरे पर बुलबुल की ऐसी हरकत देखकर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह बुलबुल के सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, अभी भी है ना, वह बचा लेंगी आपको, क्यों टेंशन ले रहे हैं। तभी सरला जी बुलबुल को आन्या से अलग करते हुए कहती हैं, अभी तो सुधारूंगी हम इसे, आप तो चली गई, अब इसे पता चलेगा। हमेशा तो आन्या आगे आकर बचा लेती थी लेकिन इस बार आपकी भी एक नहीं चलेगी। इस पर आन्या के चेहरे पर एक बड़ी से मुस्कुराहट आ जाती है। कुछ ही देर में अरोड़ा परिवार भी राठौर खानदान की गाड़ी के साथ अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। गायत्री जी आन्या को कमरे में जाने के लिए कहती हैं और गीतिका को कहती हैं, जाओ अपनी भाभी को चेंज करने में हेल्प करो, उसके बाद सो जाना। इस पर जैसे ही गीतिका चलने को होती है तभी अग्नि आगे आते हुए कहता है, आप सो जाओ छोटी, मैं देख लूंगा। जैसे ही अग्नि यह कहता है तो गीतिका का चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट आ जाती है और वह इतराते हुए कहती है, जब माँ ने हमें बोला है भाभी को मदद करने के लिए तो क्यों बीच में आ रहे हो। इतना बोलकर गीतिका का आन्या के साथ चलने को होती हैं। तभी गायत्री जी की आवाज आती है, क्यों परेशान कर रही हैं, अग्नि को जाने दे उसको, और आप भी सो जाओ, थक गई होगी। आन्या की तो ये सुनकर हालत खराब हो रही थी क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अग्नि से डर लगता था। अग्नि बहुत इनप्रेडिक्टेबल था, वह कब क्या कर दे इसके बारे में अग्नि खुद नहीं जानता था। धीरे धीरे आन्या अपने कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ा रही थी। वही अग्नि कुछ सोचते हुए आन्या के पीछे चल रहा था। आन्या के इतने छोटे कदम देखकर अग्नि को गुस्सा आ जाता है और वह उसे एक झटके में अपनी गोद में उठा लेता है। अग्नि को ऐसा करता देख आन्या के चेहरे पर घबराहट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आन्या का डर से छोटा हुआ चेहरा देखकर अग्नि के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और वह आन्या को देखते हुए धीरे से कहता है, क्या बोला था जाने से पहले कि अभी चलते हैं, आने के बाद वादा करते हैं कि जैसे ही अग्नि यह कहता है आन्या के चेहरे पर डर नजर आने लगता है क्योंकि उसने तो वह ऐसे ही कह दिया था, उसे क्या पता था अग्नि इस बात को इतना सीरियसली ले लेगा। कुछ ही देर में अग्नि और आन्या कमरे में थे। कमरे में आते ही अग्नि आन्या को अचानक से छोड़ देता है लेकिन इससे पहले आन्या नीचे गिरती एक झटके में अग्नि उसे फिर से पकड़ लेता है। लेकिन इतने ही वक्त में आन्या की हालत डर से खराब हो गई थी, उसकी आंखों में गिरने के डर से आंसू आ गए थे। अग्नि आन्या को अपनी गोद में एक तक देखे जा रहा था। तभी अग्नि आन्या के कानों में धीरे से कहता है, चलो दादी का काम भी कर देते हैं, आखिर मैं उनकी एक भी बात नहीं टालता हूँ आज तक। फिर उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो तुम जैसी से शादी करना है, वरना तुम्हें क्या लगा तुम्हारी औकात भी है अग्नि राठौर के पास खड़ी होने की। आन्या को अग्नि की बात कहीं ना कहीं दर्द तो दे रही थी लेकिन इस वक्त वह ये भी जानती थी कि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, जिसके चलते वह चुपचाप फिर से खड़ी होकर खुद को संभालते हुए जैसे ही जाने को होती है तो अग्नि एक बार फिर उसे खुद के करीब करते हुए कहता है, शायद सुना नहीं तुमने कि दादी ने क्या कहा था।
तभी आन्या अपनी नजरें उठाते हुए अग्नि की तरफ देखती हैं। इस वक्त अग्नि को उसकी आंखों में बेहिसाब दर्द नजर आ रहा था। एक बार फिर अग्नि आन्या की आंखों में देखकर सब कुछ भूल गया था। तभी कुछ सोचते हुए अग्नि अपना चेहरा दूसरी तरफ करता है और आन्या के हाथ को कस के पकड़ लेता है। इस वक्त आन्या को अपने हाथ में दर्द तो हो रहा था, लेकिन वह जानती थी कि अग्नि से कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। वह तो उसे यूं ही दर्द देने वाला है। आन्या अब अग्नि के बिहेवियर से लेकर सब कुछ समझ चुकी थी कि आखिर अग्नि क्या करता है और क्या नहीं। वह जानती थी कि अग्नि उसे सिर्फ दर्द देना चाहता है, लेकिन अब उसे ना तो अग्नि से मतलब था और ना ही किसी और से। वह तो उस वजह को ढूंढना चाहती थी जिसके चलते अग्नि यह सब कर रहा है। आन्या का अब एक ही मकसद बन गया था और वह था कि उसे पता करना है कि आखिर अग्नि उसके साथ ये सब क्यों कर रहा है। इधर आन्या के मन में आ रहे ख्यालों से बेखबर अग्नि आन्या को खुद के बिल्कुल करीब कर लेता है। अग्नि के ऐसा करने से आन्या जैसे ही होश में आती है और अपनी नजरों को उठाकर अग्नि की तरफ देखती है। इस वक्त उसे अग्नि की आंखों में बहुत कुछ नजर आ रहा था, लेकिन वह किसी भी इमोशंस को समझ नहीं पा रही थी। तभी अचानक से अग्नि आन्या को गोद में उठा लेता है। ऐसा होते आन्या हैरान रह जाती है और वह हैरानी से अग्नि को देखते हुए कहती है, हमें नीचे उतार दीजिए, वो हम चेंज करके आते हैं। इस पर अग्नि उसकी तरफ देखते हुए कहता है। इस वक्त अपनी शर्टलेस आन्या के सामने था तो आन्या आपकी नजरों को घूम लेती हैं और साइड में देखने लगती हैं। अग्नि के चेहरे पर आन्या की इस हरकत से एक शैतानी मुस्कुरा आ जाती है और वह उसके ऊपर आते हुए उसे एक तक देखने लग जाता है, लेकिन आन्या तो अभी भी दूसरी तरफ ही देखे जा रहे थे। तभी अग्नि धीरे धीरे आन्या की तरफ बढ़ने लग जाता है और उसका दुपट्टा साइड में रखते हुए उसे कस के पकड़ता है और उसकी गर्दन में अपना सर छुपा लेता है। अग्नि के पास आते ही आन्या की सांसें तेज हो जाती हैं और वह खुद की सांसों को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर लेती है, लेकिन अग्नि के हाथों का दबाव अपने शरीर पर महसूस कर वह जैसे सब कुछ भूल जाती है और अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए हल्की आवाज में कहती है, हमें चेंज करके आना है, छोड़ दीजिए। इतना बोलकर जैसे ही आन्या खड़ी होने को होती है, उससे पहले ही अग्नि उस पर अपने हाथों का दबाव और भी ज्यादा मजबूत कर देता है, जिससे आन्या को दर्द महसूस होता है। लेकिन वह इस वक्त अग्नि को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर अग्नि को गुस्सा आया तो वह उसे तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन उससे जुड़े लोगों को तकलीफ देने में उसे जरा भी रहम नहीं आएगा। शायद यही एक सबसे बड़ा कारण था कि आन्या अग्नि से डरती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उससे जुड़े लोगों को थोड़ी सी भी तकलीफ हो और अग्नि अब इस बात का फायदा उठाता था। वह जानता था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन आन्या उसे किसी भी बात के लिए मना नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास आन्या की सबसे कमजोर कड़ी थी और वह थे उसके कुछ चाहने वाले। यही सब सोचकर अग्नि अपने दिल में जो आ रहा था वह कर रहा था। कहीं ना कहीं अग्नि भी यह बात जानता था कि थोड़ा सा ही सही, लेकिन आन्या की मासूमियत का असर उस पर है, लेकिन वह उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। इधर आन्या अपनी सांसों को कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन वह खुद को संभाल भी नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे आन्या को अग्नि की धीमी चलती महसूस होने लग जाती है और जान आन्या को पूरा महसूस हो जाता है कि अब अग्नि गहरी नींद में सो गया है। तो वह उसे हल्के से खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन अग्नि फिर से उसको कसके पकड़ लेता है। धीरे धीरे आन्या कोशिश तो कर रही थी, लेकिन उसकी हर कोशिश पर अग्नि की पकड़ उस पर और भी मजबूत हो जाती और अब आन्या भी कोशिश करना छोड़ देती है, क्योंकि अगर उसने जरा भी इधर उधर होने की कोशिश की तो अग्नि जाग जाएगा और उसके बाद इतनी थकान के बाद उसका गुस्सा और उसकी वह कड़वी बातें सहन कर पाना आन्या के पास में नहीं था। इसलिए वह खुद को हल्का सा अग्नि से दूर करती है और करवट बदलकर अग्नि के सामने चेहरा कर लेती है, जिससे अग्नि का सर आन्या के सीने पर आ जाता है। अब अग्नि के पकड़ आन्या पर थोड़ी और मजबूत होती है। कुछ ही देर में थकान की वजह से आन्या को भी नींद आ जाती है। सुबह का वक्त, राठौर हवेली। आन्या की नींद अपने वक्त से खुल गई थी, लेकिन इस वक्त वह बेड से उठे कैसे ये समझ नहीं आ रहा था। अग्नि बिल्कुल उससे सटकर सोया था। सुबह सुबह आन्या की तो जरा भी हिम्मत नहीं थी कि वह अग्नि के गुस्से का सामना कर सके। वह सोच ही रही थी कि वह उठ कैसे, लेकिन तभी उसे अग्नि का हाथ अपनी कमर पर चला महसूस हो रहा था, जिसे महसूस कर एक पल के लिए आन्या की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं और उसकी सांसें धीरे धीरे तेज होने लगती है। लेकिन तभी उसे महसूस होता है
कि अग्नि की गर्म चल रही सांसें अपनी गर्दन पर महसूस होती है और वह धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। तो अग्नि उसके गर्दन पर किस किए जा रहा था। इस वक्त भी अग्नि की आंखें बिल्कुल बंद थी। आन्या हल्का सा दूर होते हुए अग्नि को जैसे ही खुद से थोड़ा सा दूर करने को होती है, तभी अग्नि की पकड़ आन्या पर और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है और वह उसे कसकर अपने पास खींचते हुए उसे अपने नीचे कर लेता है। आन्या अपने चेहरे पर डर के भाव लिए अपनी आंखें कसकर बंद कर देती है। अग्नि अचानक से अपनी आंखें खोलता है और आन्या के मासूम से चेहरे को एकटक देखने लग जाता है। इस वक्त आन्या का चेहरा खिले हुए गुलाब की तरह लग रहा था, जिस पर डर उसे और भी ज्यादा मासूम बना रहा था। अग्नि बहुत इंटेंसिटी से आन्या को देखे जा रहा था। तभी अचानक से अग्नि अपने होठों को आन्या की गर्दन पर रख देता है, जिससे आन्या जोर जोर से सांस लेने लगती है। अब आन्या से अपना डर और नहीं संभाल रहा था, जिस वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब अग्नि को ये महसूस हो रहा था कि आन्या रो रही है, वह अपनी नजर उठाकर आन्या के चेहरे को देखने लग जाता है, क्योंकि वह अभी भी आंखें बंद किए हुए अपनी पकड़ को बेडशीट पर मजबूत कर रही थी। कुछ सोचकर अग्नि आन्या से दूर होता है। खुद के आसपास वह अग्नि का खतरनाक ऑरा जब आन्या को महसूस नहीं होता तो वह तुरंत अपनी आंखें खोलती है, लेकिन अग्नि अभी भी उसे ही देख रहा था। आन्या खड़ी होते हुए अपनी नजरों को नीचे करके कहती है, हमें वहां जाना चाहिए, आज लेट हो गए हैं, दादी माँ इंतजार कर रही होगी। इतना बोलकर जैसे ही आन्या जाने को होती है, तभी अग्नि उसका हाथ पकड़ लेता है। अग्नि आन्या को बड़ी इंटेंस नजरों से देखे जा रहा था। इस वक्त आन्या ने अपना कल वाला लहंगा ही पहन रखा था, लेकिन उसका दुपट्टा आन्या को वही फर्श पर गिरा नजर आ रहा था। अग्नि की नजरें ना चाहते हुए भी बार बार आन्या की खुली कमर पर जा रही थी। अग्नि का हाथ आन्या की खुली कमर तक आ जाता है और उसकी पकड़ उसकी कमर पर मजबूत हो जाती है। आन्या कुछ देर अग्नि की आंखों में देखती है और फिर जब उसे अग्नि की वह इंटेंसिटी बर्दाश्त नहीं होती तो वह अपनी नजरों को झुका लेती है, लेकिन अग्नि को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह वैसे ही आन्या को एकटक देखे जा रहा था। इस वक्त अग्नि की नजर आन्या की खुली कमर पर थी, जो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर शेयर करें। अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। And if you like my story, so comments your feelings with heart emoji। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।